उपस्थित सभी आदरणीय जनों को आज सम्राट अशोक की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करुणा के मातागर तथागत गौतम बुद्ध, बोधि सत्व बाबा साहब, हमारे संस्था के संस्थापक माननीय भारती साहब और सभी उपस्थित आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय जय हिंद। विस्तृत जानकारी सम्राट अशोक के बारे में बाबूजी राजाराम आनंद साहब पूर्व मंत्री जी ने रख दी है और भी उसमें शिलालेखों के बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो शेष और रह गई। कभी समय मिलेगा तो हम उनसे सुनेंगे। सम्राट अशोक को भारत में पुनः जागृत करने के लिए हम अलेक्जेंडर कनिंघम का योगदान का भी जिक्र कर लेते हैं। भारत में 1773 से लेकर 1858 तक कंपनी राज चलता था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार को ये हस्तांतरित किया गया था। 1824 में भाप का रेल इंजन बन गया था। 1824 में जो भाप से चलने वाला था, तो भारत में भी उसके इंजन के साथ कुछ डिब्बों को लेकर एक पटरी रेल का ट्रैक बनाया जाना प्रस्तावित था। तो जो रेल बनाने वाली टीम थी उसमें एक इंजीनियर थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। जब वो रेल की पटरी की खुदाई कर रहे थे तो खुदाई करते समय उन्हें कुछ हड़प्पा कालीन वस्तुएं और कुछ गहने, बर्तन के टुकड़े, कुछ मूर्तियां, कुछ चक्र और इस प्रकार की चीजें मिली। तो उन चीजों को एकत्रित करते 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 उनकी रुचि और बढ़ती चली गई और उनका अध्ययन करने लगे वो। जैसे कि राजाराम आनंद बाबूजी ने बताया कि कुछ जो धम्म लिपि थी उनको पढ़ने में कठिनाई हुई। तो उस लिपि को सबसे पहले 1837 में जो वैज्ञानिक थे जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने पढ़ा और उस लिपि को पढ़ने से पहले जो जैसे 3 प्रकार के लेख अशोक के बारे में बाबूजी ने बताया कि कुछ स्तंभ लेख थे, कुछ शिलालेख थे और कुछ गुफा लेख थे। तो जो स्तंभ लेख थे, जो अशोक की लाट जिनके नाम से आज हम जानते हैं, जब तक वो नहीं पढ़ा गया, जब तक उसको भारत में भीम की लाट कहते रहे। भीम की गदा की वो है डंडा। जैसे लुम्बिनी में हम अधिकतर साथियों ने देखा है, लुम्बिनी का जो तथागत की जन्मभूमि है, वहां पर सम्राट अशोक की लाट बनी हुई है। तो उस पर धम्म लिपि लिखी हुई है और अन्य जगह भी हमें देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश सागर में एक सम्राट अशोक कालीन समय एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर संस्कृत में मोर सूत्र लिखा हुआ है पूरी पहाड़ी में, उसे बोलते हैं वृद्ध शिलालेख। मैं देखने गया था, मेरे साथ माननीय मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष उदयभान सिंह बौद्ध साहब थे और सागर से घनश्याम बाबू जी थे और एक भंते जी भी थे। तो मोरोपत्य सूत्र भी पढ़ा तो वो वृद्ध शिलालेख की श्रेणी में ऐसे आते हैं। तो वो तो हिंदी और संस्कृत में थे तो पढ़ लिए गए, लेकिन जो ब्राह्मी लिपि में जिसे कहा गया वो वास्तव में स्क्रिप्ट थी, धम्म स्क्रिप्ट थी और उसे बाद में पाली भाषा के रूप में भी कई लोगों ने कहा। लिपि अलग होती है और भाषा अलग होती है। भाषा को हम बोलचाल में उपयोग करते हैं और स्क्रिप्ट को हम लेखन रिटेन में लाते हैं। तो वो रिटेन कार्य को पढ़ने के लिए जो सम्राट अशोक के समय में था एक ऑर्डर था और उनके ऑर्डर जब वो पहली बार सम्राट अशोक उज्जैन के राज्यपाल बने थे, तो उज्जैन के राज्यपाल बने थे तभी से उनके राज्य करने के कुछ लक्षण दिखाई देने लगे थे। जब वो पहली बार उन्होंने राज्यपाल बनते ही उज्जैन में मीटिंग ली तो उन्होंने प्रत्येक समुदाय, पंथ, धर्म के लोगों को बुलाकर मीटिंग ली। तो वहां पर एक सुख विहार नाम के उपासक थे जो बौद्ध धर्म के उपासक थे और बौद्ध धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने अपनी बात रखना चाहा तो कुछ लोगों ने रोक दिया कि ये साहब आपस में लड़ाते हैं और विरोधी धर्मों का प्रचार करते हैं।
तो तभी उन्होंने सम्राट अशोक ने उनको टोक दिया कि मैंने आपको आपत्ति रखने के बारे में नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि आप सुझाव रखिए, सुझाव मांगे, मैंने आपत्ति नहीं कही। तो शुक्र विहार के अनुमोदन के आधार पर उसी के बाद सांची के ये स्तूप है जो विश्व में यूनेस्को के धरोहर बने हुए हैं और सबसे सुंदर हैं, वो उनकी तैयारी चल रही थी। और जेम्स प्रिंसशिप के बाद वो पूरी लिपि पढ़ी गई। अब तो बहुत लिपिकार आ गए। हमारे मध्य प्रदेश की एक तहसीलदार साहब हैं मोतीलाल जी, अब वो डिप्टी कलेक्टर प्रमोट हो चुके हैं। उन्होंने किताब लिखी है धम्म दानंग। सांची के कार्यक्रम के समय उन्होंने वो किताब हमारे संस्थापक जी को दी थी एक पुस्तक, और एक आचार्य जी को दी थी। मेरे पास भी पहले से ही मैंने उसको पढ़ लिया है और बहुत सारे साथियों ने उसको पढ़ा है। तो सम्राट अशोक का विदिशा से और उज्जैन तक आना जाना होता था, तो बीच में एक जहां जहां रुकते थे तो उनके नाम के चिन्ह दिखाई देते हैं। जैसे गुना में जय स्तंभ है, उसके नाम से चौराया बना हुआ है बीच गुना में, और एक पूरा जिला ही है अशोकनगर जिसके नाम से जानते हैं। तो कई जगह और भी ऐसी चीजें हैं जिनको अभी तक पढ़ा जाना शेष है, पढ़ी नहीं गई हैं क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो 1837 में जेम्स प्रिंसशिप ने इसको पढ़ा और अक्षरों की अच्छी से जानकारी लेकर उसको जन जन तक पहुंचाया। तो सम्राट अशोक को उजागर करने में अलेक्जेंडर कनिंघम का बहुत योगदान है। उन्हीं की अनुशंसा के आधार पर भारत में ASI की स्थापना की गई। उसके बाद अंग्रेजों की दृष्टि भारत के लोगों के प्रति बदली। पहले वो भारत के लोगों को ब्लेडी इंडियन, ब्लेडी फूल के नाम से कहते थे। जब उन्होंने यहाँ के इतिहास को जाना, इतिहास को देखा, तो उनकी सोच बदली कि ये ब्लेडी फूल नहीं है, ये तो थिंकिंग स्किल के लोग हैं, सोच विचार के लोग हैं, सिविलाइजेशन के लोग हैं, सभ्यता के लोग हैं, इनके पास तो बहुत विकास का लोग है। जब उन्होंने हड़प्पा संस्कृति को पढ़ा तो उनका दृष्टिकोण इनके बारे में बदला और धीरे 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 फिर इन लोगों को उन्होंने अपनी भाषा में इंग्लिश में पढ़ाना, बातचीत करना इनसे शुरू किया। तो जो कुछ लोग प्रतिक्रांति के पक्षधर थे, वह समानता नहीं चाहते थे, इक्वलिटी नहीं चाहते थे, जस्टिस नहीं चाहते थे, सहकारिता नहीं चाहते थे, वह जन कल्याणकारी राज्य के पोषक नहीं थे, वेलफेयर स्टेट नहीं चाहते थे, उनको बुरा लगा तो धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेजों का असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद से सम्राट अशोक की जो मुख्य बातें थी बाबा साहब ने बाद में संविधान में लाए, और संविधान का जो आर्टिकल 47 है वो सम्राट अशोक को समर्पित है, बाबा साहब ने किया है। अगर हम विशेष रूप से संविधान के आर्टिकल 47 को पढ़ें तो सम्राट अशोक के वेलफेयर स्टेट के बारे में हमको बहुत कुछ मिल जाता है। बातें और बहुत कुछ कहने को है, समय है, मैं अपनी बात को यही समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूं, क्योंकि हमारे संस्थापक जी को विशेष चर्चा रखनी है। सादर नमो बुद्धाय, जय हिंद। साधु साधु साधु। तो ये थे हमारे बादल सिंह बोध जी, जो आर्यवर्ग का अध्यक्ष है। उन्होंने अपनी बात रखी और बहुत ही विस्तृत तरीके से जानकारी, जो हर मीटिंग में वो एक नई से नई जानकारी हमें प्रदान करते हैं। तो आज उन्होंने अलेक्जेंडर के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने खोदा और वहां से अशोका के हमें अवशेष मिले। तो आगे फिर उनसे हम बातें सीखेंगे। तो मैं समय ना